हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्पेक्ट्रम से पहले तक के सारे टॉपिक को हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके आगे के टॉपिक को आज डिस्कशन करेंगे। आज जिन जिन टॉपिक को हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मेनली है हमारा स्पेक्ट्रम, देन वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, what is the difference between EMB and ordinary white light, that is called white light, जिसको हम विजिबल रेंज में भी पढ़ते हैं। देन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट को डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ हम ये पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट को क्यों हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और देन हम घुसेंगे टॉपिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि ग्रेजुएशन का टॉपिक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन के इस टॉपिक में बहुत अच्छी खासी परेशानी होने वाली है। इफ़ यू हैव कंसेप्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट रीजन। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ दिख रहा है वो है स्पेक्ट्रम। सो वी आर गोइंग टू स्टडी स्पेक्ट्रम फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, कैसे बनता है। तो सिंपली सा जब हम लोग लोअर क्लासेस में थे, 9-10 में थे, और क्लासरूम में अगर धूप आती थी, एक पेन जो शीशे जैसी होती थी जिसको हम सेलो के पेन को कहते हैं, तो उसको धूप में रोटेट करने पर ज़मीन पर 7 कलर का एक स्क्रीन बनता था। वो स्क्रीन हमारा स्पेक्ट्रम है। यानी स्पेक्ट्रम कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो इस बोर्ड पे भी बन सकता है, वो ज़मीन पे भी बन सकता है, पानी में बन सकता है, रेनबो आसमान में बन सकता है। यानी कि हर जगह वो पर्दा, वो स्क्रीन जहाँ पर कलर्स, वाइट लाइट जो है वो टूट रही हैं और उसका मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। बेसिक लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सवाल उठता है कि स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, क्यों बने स्पेक्ट्रम। तो समझने की कोशिश करना कि स्पेक्ट्रम हमारा जो बनेगा वो वाइट लाइट का बनता है। और वाइट लाइट कहाँ से आया, तो वाइट लाइट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। क्या मैंने बताया था लाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, गामा, XUV, इन, माइक, रोड। यानी कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड, IN को मैंने IR पढ़ना सिखाया था, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, राइट। तो ये जो हमारा विजिबल रेंज होता है, इस विजिबल रेंज को जो 400 to 700 रफली हम कंसिडर करते हैं, वाइट लाइट की तरह अप्लाई किया जाता है। इसी को हम वाइट लाइट कहते हैं। अब इस वाइट लाइट की खास बात क्या होती है, तो इस वाइट लाइट में जो कंपोनेंट होते हैं वो 7 कंपोनेंट होते हैं। यानी इसमें 7 तरह के वेवलेंथ होते हैं। उस 7 वेवलेंथ में ऐसी क्या खास बात है कि वो स्पेक्ट्रा में टूट जाता है, ये भी पता होना चाहिए कि क्यों आखिर में वाइट लाइट का स्पेक्ट्रा बनता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न, ओके। तो आप ऐसे देखो कि जो हमारा वाइट लाइट होता है, WL लिख रहे हैं, कि ये बने होता है 7 कलर का, जिसको हम भिप जियोर बोलते हैं। भिप जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सारे लाइट्स की, इन सारे वेवलेंथ, नॉट लाइट्स, ये अपने आप में एक वेव है, मोनोक्रोमेटिक वेव जिसको कहते हैं, सिंगल लाइट। और इन सारे को मिला दिया जाए तो वाइट लाइट बनता है। तो इन सारे वेव्स की अपनी एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की होगी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होगी। आप ऐसे समझो, वेवलेंथ मतलब थिकनेस। अब एक रेस हो रही है, बंदों को दौड़ना है, उस दौड़ में सबसे आगे कौन भागने वाला है। हमने एक साथ छोड़ दिया 7 पर्सन को, और 7 पर्सन की खास बात ये है कि सबकी
वेट अलग अलग है, वेवलेंथ को मैं एज अ थिकनेस कंपेयर कर रही हूँ, तो जो सबकी वेट है वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। सो वेट, सबकी वेट अलग अलग है और सबको मैंने रेस में दौड़ा दिया। तो इस रेस में सबसे आगे कौन भागेगा? कंसिडर करो, एक पर्सन है विथ 200 kg वेट और एक पर्सन विथ 50 kg वेट और बाकी इसके बीच के हैं। तो इस रेस में विनर कौन होएगा? इस रेस में सबसे आगे वो भागेगा जिसका वेट सबसे कम है, यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। यानी कि जब भी हम किसी स्क्रीन से वाइट लाइट को पास करेंगे तो उस स्क्रीन से जो सबसे पहले निकलेगा, स्क्रीन मतलब एक रुकावट जिस लाइट को पास होना है, ठीक है। हमने क्या किया, जिसको हम लोग बाधा दौड़ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन भागेगा? उससे जो सबसे पतला होएगा। सिमिलरली इसमें जो सबसे पतला यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो है वायलेट। तो बाधा दौड़ यानी स्क्रीन क्या हो गया, एक ट्रबल की तरह हो गया। उस स्क्रीन से सबसे पहले कौन निकलेगा? वायलेट निकलेगा। और सबसे लास्ट में कौन निकलेगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन निकलने वाला है? रेड। तो हमने छोड़ा था सबको साथ में, लेकिन जैसे ही ट्रबल आनी शुरू हुई तो जो सबसे पहले पतला वाला है यानी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे आगे भागेगा। और याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जो दुबला पतला होगा वो एक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे ही उस ट्रबल को फेस किया वेव्स ने, तो जो सबसे पतला था, वेवलेंथ जिसकी सबसे कम थी, वो सबसे पहले ही निकला। उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम वेवलेंथ सबसे पहले, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और सबसे लास्ट में वो लाइट पास करेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जब वाइट लाइट किसी स्क्रीन से गुजरेगी तो जो एक साथ मिलकर के वाइट लाइट बना रहे थे, चूँकि इनकी ट्रबल को पास करने की टेंडेंसी चेंज हो गई है। होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में। इस वजह से सब अलग 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 दिखाई देंगे, एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमारा एक स्क्रीन की तरह दिखाई देंगे जिसपे हमको सातों कलर नजर आएंगे। इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम समझ गए? क्यों बनता है स्पेक्ट्रम? इसलिए बनता है क्योंकि हमारे वाइट लाइट के जो कंपोनेंट होते हैं विबजियोर, सबकी वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ अलग यानी फ्रीक्वेंसी अलग, फ्रीक्वेंसी अलग मतलब एनर्जी अलग। जिसकी वेवलेंथ है ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम यानी एनर्जी कम, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। कैसे मैं बोल रही हूँ? तो आप पहले से पढ़े हुए हो, E=H न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम होगी। और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, यानी अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। क्लियर है? तो होप आपको स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा। एक स्क्रीन जिस पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे ये भी एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये किसका स्क्रीन है? तो ये मार्कर का स्क्रीन है जिस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर आप लाइट के स्क्रीन की बात करोगे तो उसको हमने स्पेक्ट्रम कह दिया। और स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है? क्योंकि हमारा वाइट लाइट डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन से बना हुआ है, यानी उनकी एनर्जी डिफरेंट है, उनका वेवलेंथ डिफरेंट है। तो जब वे प्रिज्म से या ग्लास से या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जैसे रेनबो बनता है, तो आप पूछ सकते हो कि हमको रेनबो भी तो आसमान में दिखाई देता है, लेकिन वहाँ तो कोई प्रिज्म नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक कि वहाँ कोई बाधा नहीं, वहाँ भी इशू है। होता क्या है, जब बारिश होती है, जनरली हमको रेनबो बारिश के समय दिखाई देती। जब बारिश होती है तो बारिश के ड्रॉपलेट्स वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं। उस ड्रॉपलेट से, ड्रॉपलेट की डेंसिटी क्या हो गई? ज़्यादा एयर के मुकाबले, एयर की डेंसिटी कम, ड्रॉपलेट्स की ज़्यादा।
तो जब वाइट लाइट उस ड्रॉपलेट से गुजरेगा तो चूंकि डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ड्रॉपलेट एक प्रिज्म, एक बाधा की तरह काम करेगा और वहाँ पे जो वेव्स हैं वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, वो 7 पार्ट में टूट जाएंगे। इस वजह से मुझे बारिश के सीजन में रेनबो दिखाई देती है। ठीक है, तो वाई इट इज़ फॉर्म्ड क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑर्डिनरी वेव कहाँ से हैं। तो जितने भी लाइट हमको सन से मिल रहे हैं, जितने भी, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बड़े से पार्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं वाइट लाइट या विजिबल लाइट। जो मैंने अभी अभी डायलॉग लिखा था ना, गामा एक्स यू वी इन माइक रेड, पढ़ोगे रोड। तो एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सारे में से अगर हम एक बहुत छोटे से पार्ट को ले लें, दिस वन विजिबल रेज, तो ये हमारा वाइट लाइट होता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्यों बना, मैंने ये भी डिस्कस कर दिया कि वाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स के वेव्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है और वो किसी स्क्रीन से होकर पास हो रहे, किसी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से पास कर रहे हैं। चूँकि डेंसिटी का फ़र्क हो गया, मीडियम का फ़र्क हो गया, तो जो वेवलेंथ्स होती हैं, वेवलेंथ के हिसाब से हमारे रेडिएशंस टूट जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मुझे स्क्रीन पर 7 अलग कलर के रेनबो टाइप स्ट्रक्चर दिखते हैं, फिगर दिखते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन आती है कि वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। देन यू मस्ट आस्क क्वेश्चन कि हम इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, मैं यहाँ पर उतने कलर तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नाम दे करके आपको क्लियरिफाई कर दूंगी। सपोज दिस इज योर VIBGYOR, ये एक स्क्रीन है। ओके, यहाँ पे होता क्या है, वायलेट खत्म होता नहीं कि इंडिगो शुरू हो जाता है, दोनों कलर एक दूसरे में मर्ज करते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जब आप एंड पॉइंट को देखोगे, आप NCERT के बुक में देख सकते हो, आप ऑनलाइन भी सर्च करके देख सकते हो, आपको आराम से वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो आप उसमें गौर करना, एक हमारा कलर ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो जाता है, और दोनों किसी न किसी लाइन पे मर्ज करते हैं। चूँकि एक खत्म होने के बाद दूसरे आने से पहले कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो लगातार हैं। इस वजह से वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर। नाउ क्या हम बाकी सारे वेव्स, विजिबल को हटा के बाकी सारे वेव्स के स्पेक्ट्रम निकालें तो वो कंटिन्यूअस होंगे क्या? नहीं। हम विजिबल को साइड कर दें, इस विजिबल को हटा दें, तो बाकी जितने भी वेव्स के स्पेक्ट्रम आने वाले, गामा के ले लूँ, एक्स के ले लूँ, अल्ट्रा वायलेट के ले लूँ, इंफ्रारेड के ले लूँ, माइक्रोवेव्स के ले लूँ, ठीक है, इसमें से किसी के भी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से इनके स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बोलते और इनकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ग्रेजुएशन का फेवरेट टॉपिक है। यानी ग्रेजुएशन में आपको किसके बारे में पढ़ना है? जैसे हमने यहाँ बोला कि एक ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट पास हो रही है, सिमिलरली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से एक्सरे को पास करें, किसी ऑब्जेक्ट से हम गामा रेज को पास कराते तो ऑब्जेक्ट में क्या चेंजिंग आएगी? अगर हमने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डाला तो ऑब्जेक्ट में क्या चेंजिंग आएगी? अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर माइक्रोवेव रेडिएशंस डाला, उसके इलेक्ट्रॉन में क्या चेंजिंग आ रही? अगर इसकी हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा कहला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द फेवरेट टॉपिक ऑफ ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, देन हमने
क्या होता है स्पेक्ट्रम? तो वाइट लाइट को जब हम स्क्रीन पर डिफ्रैक्टेड फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। नाउ ये क्यों बनता है? सिंस वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, तो जब भी वो किसी मीडियम से पास करेगा, आप ऐसे कह सकते हो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, और या फिर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, तो वेवलेंथ के डिफरेंस के कारण ये लाइट जो होते हैं वो टूट जाएंगे, डिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस फेनोमेना के कारण हम स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं वाइट लाइट में। क्यों मिलता है वाइट लाइट में स्पेक्ट्रम, ये समझ में आया। तीसरा है कि अगर हम वाइट लाइट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं तो क्या हमको स्पेक्ट्रम ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हम वाइट लाइट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डालें तो हमारा जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होकर के लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। आप लोकल लैंग्वेज बोले तो जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है उसमें आप उसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, ठीक है। वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हमारा कलर ख़त्म नहीं होता, विबजियोर जो टूटता है 7 कलर्स, वायलेट खत्म नहीं होता कि इंडिगो शुरू हो जाता, और वायलेट एंड इंडिगो सेम्स टू बी मर्जिंग इन ईच अदर एट अ लाइन, ठीक है। इंडिगो खत्म नहीं हुआ कि ब्लू शुरू हो गया, और ऐसा लगेगा कि दोनों कहीं ना कहीं मर्ज कर रहे हैं, बीच में कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है, इस वजह से इसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि वाइट लाइट को छोड़ करके बाकी रेडिएशन को ऑब्जर्व करें हम तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किन फेनोमेना को पढ़ेंगे? हम या तो एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे या फिर एमिशन को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एमिशन के टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी फेनोमेना आने वाली है जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ तक समझ गए तो अब हमें पढ़ना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये मैं इंटर लेवल पे बात कर रही हूँ इसलिए मैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन पे बात करूँगी। अगर ग्रेजुएशन लेवल पे मैं बात करूँगी तो मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन पे बात नहीं करूँगी, वहाँ पे मैं एक्सरे की अलग चैप्टर शुरू करूँगी, यूवीज के अलग चैप्टर होंगे, एनएमआर के अलग चैप्टर आएंगे, मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर आएंगे, ठीक। हालांकि फिनोमेना दोनों में सारे में यही होने वाली है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। और ख़ास करके एनएमआर थोड़ा सा हेडेक बनता है, ठीक है। अगर आप बेसिक को पकड़े रहोगे समझ में आने वाला है एनएमआर, अगर नहीं पकड़ोगे तो एनएमआर या कोई भी टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन को और फिंगरप्रिंट रीजन को। अभी तक में आपने जो भी पढ़ा इसमें आपको किसी भी नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एग्जाम में ये कभी नहीं पूछने वाला है कि वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल रहता है कि हम पढ़ तो रहे स्पेक्ट्रम, लाइट गुजर रहा वो टूट भी रहा, लेकिन ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर में स्पेक्ट्रम बना क्यों। तो मैं उस कंफ्यूजन को क्लियर की हूँ कि आखिर में स्पेक्ट्रम बना क्यों। पढ़ेंगे तो बाद में, हाँ स्पेक्ट्रम है, इसमें विबजियोर आते हैं, सब बाद की बात है। पहला ये स्पेक्ट्रम आया कहाँ से, क्यों बना, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने इतने डिस्कशन किए, लेकिन हमें मेनली पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो हियर वी गो। गिव मी अ ब्रेक। मैंने टॉपिक का नाम लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके अंदर हमें पढ़ना है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो पहला सवाल उठता है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? अगर हम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, स्टडी ऑफ एमिशन
and absorption spectra is called स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैंने इस क्या किया, इस डेफिनेशन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। क्या किया मैंने एक लाइन डाल दिया कि हम अगर एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। बट व्हाट द प्रॉब्लम इज इट कि मुझे तो पता ही नहीं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। सो हियर वी कैन टेक एन एग्जांपल। फर्ज कर लो, मान लो आप एक क्लासरूम में बैठे हो और उस क्लासरूम में मैं एक कोबरा छोड़ दूं, स्नेक। अब बताओ कौन कौन स्थिर बैठे रहोगे, शांत कौन कौन बैठोगे? मैं तो नहीं बैठूंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने कोई एक एनर्जी दी, सांप ने क्या किया, एनर्जी का काम किया, आप सब एक्साइटेड स्टेट में आ जाओगे। लेकिन क्या उस एक्साइटेड स्टेट में आप हमेशा रहोगे? क्या सांप के डर से आप 1 घंटे तक खड़े रहोगे, 2 घंटे तक खड़े रहोगे, 2 घंटे तक चिल्लाओगे, 1 घंटे तक चिल्लाओगे? इतनी देर में तो सांप भी भाग जाएगा। इन केस मान लेते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट आने के बाद फिर आप धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आओगे। यानी कि हमने एक फैक्टर दिया, उस फैक्टर के कारण आप एक्साइटेड स्टेट में आए, बट आप उस स्टेट में हमेशा नहीं रह सकते, यानी हायर एनर्जी स्टेट में आप हमेशा नहीं रह सकते, तो आप लोअर एनर्जी स्टेट में आओगे। जब आप लोअर एनर्जी स्टेट में आओगे तो आप एनर्जी को एमिट करोगे। उस एमिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा हमें मिलने वाला है उसे हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट, एटम, मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी आप कंसिडर कर लो, है, उसको हमने रेडिएशंस दिए। कौन से रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMV। क्या क्या होता है? XUV, गामा XUV इन माइक रेड, ठीक है। हमने रेडिएशंस दिए। जैसे ही रेडिएशंस दिए, एटम या मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी हायर एनर्जी स्टेट में गया। अब वो ऑब्जेक्ट हायर एनर्जी स्टेट में हमेशा तो नहीं रह सकता। जब तक एनर्जी की सप्लाई रहेगी, सब्सटेंस हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा। जैसे एनर्जी की सप्लाई खत्म हुई, वो सब्सटेंस फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा। जब वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा। उस एमिशन के दौरान जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे? तो जब हमने स्नेक डाला था ना और आप एक्साइटेड हुए थे, उस फिनोमेना को हम कहने वाले हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि हमने जब एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड स्टेट में आया, उस एब्जॉर्प्शन के दौरान, यानी हमने रेडिएशन डाले तो कुछ ना कुछ वेव एब्जॉर्ब हो गए होंगे जिसका हमको ग्राफ नहीं मिलने वाला है, उसको हम कहने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। या फिर आप एक बार अगर स्थिर हो गए तो हमेशा स्थिर नहीं रहोगे, यानी कि अप्स एंड डाउन्स होता है। यानी एक्साइटेड नॉर्मल एटम्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ होते रहते हैं। रेडिएशंस दिए, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में गए, फिर से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, फिर से जैसे वो लोअर एनर्जी स्टेट में आए, मैंने फिर से एनर्जी की सप्लाई कर दी, मॉलिक्यूल फिर से हायर एनर्जी स्टेट में आ गए, फिर से हायर एनर्जी स्टेट में आए तो फिर से वो एमिट करेंगे रेडिएशंस। हमें एक ग्राफ मिला, एमिशन ग्राफ एमिट करने के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे, फिर से हमने एनर्जी सप्लाई की, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में है। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे उस समय भी एक ग्राफ हमको मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ग्राफ, ठीक है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो जब कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया तो उस समय का जो ग्राफ हम ऑब्जर्व करेंगे उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और एब्जॉर्प्शन करने के बाद सब्सटेंस एनर्जी रेडिएट करेगी और उस रेडिएशन के दौरान हमें जो स्पेक्ट्रा, जो ग्राफ मिलने वाला है, उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एक और ख़ास बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये PCS में पूछ सकता है, या फिर आपको ये मेडिकल में पूछ सकता है, या फिर आपको ये इंजीनियरिंग में पूछ सकता है। जनरली इंजीनियरिंग में नहीं पूछेगा। देन ऑल्सो ये आप टेट की तैयारी करें उसमें भी पूछ सकता है कि किस तरह के ग्राफ को हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं।
तो जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन या फिंगरप्रिंट कहते हैं। सवाल उठता है क्यों फिंगरप्रिंट कहते हैं? तो रीज़न ये है कि हर एटम को, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दी, तो हाइड्रोजन एटम अपने एक स्पेशल पैटर्न पे, चूंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के अनुसार वो अपनी स्पेशल पैटर्न पे एनर्जी को एमिट कर एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्पेसिफिक पैटर्न पे वो एनर्जी को एमिट करेगा, तो उसकी एक अलग ग्राफ बनेगी। अगर हम हाइड्रोजन की जगह हीलियम ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जैसे ही हमने रेडिएशंस दिए, ठीक है, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने का जब एमिशन होगा, तो चूंकि अब यहाँ सिस्टम चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गए हैं, तो जो हमारा एमिटेड स्पेक्ट्रा होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट है, नॉट 118, नाउ इट इज़ 119, 119 एलिमेंट है, जिसको मैंने याद करवा दिया है पूरे के पूरे 118 एलिमेंट को। तो वो सारे के सारे एलिमेंट 119 एलिमेंट, ये 118 आप पढ़ लो, 119 अभी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, दिमाग में नहीं रहता है। तो वो सारे के सारे एलिमेंट एक स्पेसिफिक एमिशन पैटर्न देंगे जो एक दूसरे से कभी मैच नहीं होगा। जैसे कि हम इंसानों में होता है, हर एक इंसान का फिंगर का जो पैटर्न होता है, जो स्केचेज होते हैं, लाइंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो हमारी पॉपुलेशन जितनी भी है पूरे वर्ल्ड की या इंडिया की या कहीं की भी, किसी भी 2 इंसान का फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं कर सकता है। सिमिलरली 118 एलिमेंट के 118 एलिमेंट में किसी भी 2 एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रा आपस में कभी मैच नहीं करेगा। इस वजह से एमिशन स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं, किसे कहते हैं। सो होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिंगरप्रिंट रीजन किसे कहते हैं? एमिशन को, एमिशन स्पेक्ट्रा। खास करके वो बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन में ये फिंगरप्रिंट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, इस वजह से वहाँ किस किस ग्रुप की होने की संभावना हो सकती है। यानी कि सपोज आपने फिंगरप्रिंट रीजन का टेस्ट किया, ग्रेजुएशन के बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट रीजन का टेस्ट किया, उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी मिली O की और H की, तो क्या क्या ग्रुप हो सकता है? O और H से ऑर्गेनिक में, मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ, तो वो या तो OH होगा, अल्कोहल होगा, या HO एल्डिहाइड होगा, या फिर देयर इज ए चांस कि कहीं दूर पर कार्बन भी अवेलेबल हो। तो OH जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो ग्रुप होने की संभावना है। अगर C की फ्रीक्वेंसी नहीं मिली है तो C नहीं है, तो या तो एल्डिहाइड है या अल्कोहल। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे? हमारे पास 2 ही स्पेसिफिक अब मिल गया, हमको एक अननोन कंपाउंड मिला था, हमने फिंगरप्रिंट रीजन टेस्ट किया, यहाँ से हमको ये पता चला कि उसमें O और H हो सकता है। अब O और H बेस्ड जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे हम उसके टेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा कि गिवन कंपोनेंट हमारा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, सॉरी नॉट एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। और ख़ास करके जो रिसर्च फील्ड में है, PhD करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए ये रीजन बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहो। गुड लक।